ओके गाइस, आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। और जो हैबिटेट स्ट्रक्चर होती है, जैसे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं और हर किसी का फीचर अलग अलग होता है। यहाँ पे बोला है पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। जो पहेली और बूझो है वो बहुत सारी लोकेशंस पे गए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। वन सच ट्रिप टुक देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश। एक ट्रिप कौन सा था? ऋषिकेश में गंगा रिवर का। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। उन्होंने हिमालय जो है उसकी जो पहाड़ी है उसकी चढ़ाई की। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा था। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स। अब माउंटेन के जो ट्री होते हैं, पहाड़ों के जो पेड़ होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। वहाँ पे कौन कौन से पेड़ उन्होंने देखे? ओक, पाइन एंड देवदार। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर दियर होम ऑन द प्लेन्स। ये जो प्लेन स्ट्रक्चर होती है ना, प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर होती है जो पहाड़ों पे मिलते हैं, वो हमारे घर के पास के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं उनसे बहुत अलग होते हैं। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान। पहली ट्रिप में कहाँ गए थे? वो हिली माउंटेन एरिया पे, ठीक है, हिमालयन रेंज। दूसरे में कहाँ गए? वो राजस्थान। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। और उन्होंने क्या किया? कैमल सफारी की गर्म रेगिस्तान में। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप। ऑलरेडी जहाँ पे सैंड एरिया होगा या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे कैक्टस प्लांट जो है वो आपको अपने आप देखने को मिलेगा। फाइनली दे वेंट ऑन ए ट्रिप टू पुरी। लास्ट में वो गए पुरी और उन्होंने वहाँ क्या देखा? सी बीच डॉटेड विथ कॉस्टोरिना ट्रीज, सॉरी कैसुएरियाना ट्रीज, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कौन से प्लांट्स देखे? कैसुएरिना ट्रीज। By recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. जब उन्होंने ये सारी ट्रिप कंप्लीट की तो उनके दिमाग में एक थॉट जो है वो स्टक हुआ। These places were so different from one another. ये जितनी भी जगह थी वो एक दूसरे से बहुत अलग थी। एक बहुत ठंडा एरिया था, एक बहुत गर्म एरिया था जहाँ राजस्थान, जहाँ उन्होंने कैमल सफारी की, और एक एरिया कौन सा था? पुरी, जहाँ पे वो कोस्टल एरियाज में गए थे। Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid. And yet all of them had many organisms ऑफ वेरियस काइंड्स। और हर जगह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। लिविंग क्रीचर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रीचर। उन्होंने ये जानने की भी कोशिश की कि धरती पे कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे लिविंग क्रीचर्स जो है वो उनको मिले ही ना। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड्स। वो घर के अंदर गए, उसने बूझो ने कबर्ड खोल के देखा कि क्या पता वहाँ पे उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना मिले। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेयर। उसके दिमाग में ये थॉट था कि कबर्ड जो होती हैं वहाँ पे उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ उसको क्या दिख गई? छोटी छोटी जो मकड़ियाँ थी, मकड़ी, कॉकरोच, मक्खी, ये तो हर घर में होती हैं। आउटसाइड द होम टू देयर डिडंट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ ही डिडंट हैव लिविंग क्रीचर। इवन घर के बाहर भी उसको ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे लिविंग क्रीचर्स जो है वो नहीं थे। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। जो पहेली है उसने और दूर की जगह के बारे में सोचना पढ़ना स्टार्ट किया। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज। उसने ये चीज़ पढ़नी स्टार्ट की कि जो लोग हैं उनको बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखना स्टार्ट हुए। कहाँ? जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे भी, ठीक है। Organisms and the surrounding where they live. Another threat that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. जो पहेली और बूझो है वो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने अलग अलग लोकेशन पे देखे थे, ठीक है। पुरी में अलग देखे थे, राजस्थान में अलग देखे थे, हिमालयन रेंज में अलग देखे थे। डेजर्ट्स हैड कैमल्स। जो रेगिस्तान था वहाँ क्या थे? कैमल। माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक। जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम क्या मिलता है? बकरी और याक। पुरी हैड सम अदर क्रीचर्स। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको मैक्सिमम क्रैब्स देखने को मिलते हैं, या फिर जो सॉल्टी फिश होती है, बोनी फिश होती है, उनको भी जो फिशरमैन होते हैं वो कैच करते हुए दिखते हैं। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक आंट्स। और आंट्स जो आती है वो यूनिवर्सल एनिमल है, ये हर जगह मिलेगा। दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of other regions. Basically हर प्लांट जो होता है वो जगह के अपने क्लाइमेट के हिसाब से ग्रो करता है। जो आपका कैक्टस प्लांट होता है ना, इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सन हीट चाहिए, ठीक है। इसको बारिश वगैरह, पानी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम राइस की बात करें तो इसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। What about the surroundings in these different regions? Let us start with a forest. Think of all the plants, animals and objects that can be found there.
हम एक जंगल के बारे में सोचते हैं, वहाँ हमें बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं और ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। लिस्ट थिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन अदर रीजन दैट ऑल्सो शोन इन द टेबल। अब हम अगर दूसरी जगह की सेम चीज़ जानवर, ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स को देखें तो वो क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। अब यहाँ पे बोला है यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज दैट टॉक अबाउट एनिमल, प्लांट एंड मिनरल्स और डिफरेंट रीजन्स। अगर हम लाइब्रेरी में जाके देखें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट होते हैं जिन्होंने ये चीज़ कलेक्ट करके रखी हुई है कि हर जगह के एनिमल, प्लांट और मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। What kind of objects will we find that may not be animal or plant? उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देखने की कोशिश करेंगे जो ना तो प्लांट्स है और ना ही एनिमल्स है। Perhaps parts of plants like dried leaves, parts of animals like bones. You may also find different kind of soils and pebbles. मिट्टी अलग अलग होती है हर जगह की, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं पीली मिट्टी होती है, कहीं रेतीली मिट्टी होती है, पत्थर हर जगह के अलग अलग होते हैं। Water in the oceans may have salts dissolved in it as discussed in chapter 3 would like to be many more objects. जो पानी होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है, उसको कैसे हम सेपरेट करते हैं। सांबर लेक में क्या करते हैं, छोटी छोटी सी लेगून्स बना देते हैं, उनके अंदर पानी को डाल दिया जाता है, जो क्यारी होती हैं, और जो वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू पानी तो उड़ जाता है और जो क्यारी होती है उनमें सॉल्ट रह जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हैबिटाट एंड अडेप्टेशंस। हैबिटाट जहाँ पे कोई भी एनिमल सस्टेन करता है या फिर रहता है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं, सेम। Do you find from the plants and animals listed in activity 1, did you find a large variety them? Look at what you have entered in the column 1 for the desert and column for the sea in table 1. कुछ जानवर जो होते हैं वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो सी एरिया में रहते हैं, तो दोनों का ही जो हैबिटाट सिचुएशन है बहुत ज़्यादा अलग अलग होगा। ठीक है, जो सी एरिया होता है वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेलाइन वाटर जो होता है उसके थ्रू सराउंडेड होते हैं। जितने भी कोस्टल एरिया वाला होता है ना, वहाँ पे पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम जैसे सी बीच पे जाते हैं तो कपड़ों में कई बार नमक भर जाता है। ठीक है, क्यों? तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेलाइन वाटर से सराउंडेड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वाटर में बिल्कुल सबमर्ज्ड होते हैं, बिल्कुल एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। वेरी हॉट इन द डे टाइम, दिन के टाइम में तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात के टाइम मिट्टी क्या होती है, एकदम ठंडी हो जाती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल, ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट हैं वो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, यानी कि सॉइल में ग्रो करते हैं, और वो एयर जो है वो अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग। समुद्र का एरिया बहुत अलग होता है और जो डेजर्ट एरिया होता है उसकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा अलग होती है। वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स। ये दोनों ही रीजन जो होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक में बहुत ही डिफरेंट प्लांट और एनिमल मिलता है, दूसरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स मिलते हैं। अब इनके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे डेजर्ट और सी एरियाज़ के, वो भी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कैमल डेजर्ट एरिया एनिमल है और फिश एक्वेटिक एनिमल है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। अब मान लीजिए अगर आप ठंडे एरिया में जा रहे हैं तो हम स्वेटर वगैरह लेके जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको वहाँ सर्वाइव करने के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को वैसा मेंटेन करना पड़ेगा। सेम गोज विद दीज एनिमल्स। जो कैमल होता है उसकी बॉडी जो होती है वो ऐसे बनी होती है कि वो डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव कर सके। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। जो ऊँट होता है उसकी जो टांगे होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, जो किस में हेल्प करती हैं, उसकी बॉडी जो है उसको, उस जब ऊँट की टांगे जो होती हैं वो इतनी बड़ी बड़ी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ज़मीन में हीट होती है वो डायरेक्ट उसकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आती, तो उसकी बॉडी जो होती है वो ज़मीन की जो हीट होती है, यानी कि धूल सैंड जो है उसकी हीट से दूर रहती है। दे एक्सक्रीट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। वो क्या करते हैं, यूरिन बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज करते हैं। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। उनका जो डंग होता है, स्टूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा सूखा होता है और वो स्वेट नहीं करते। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। जो कैमल होता है ना वो अपनी बॉडी से पानी को बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज़ करता है, तो जब वो पानी रिलीज़ ही बहुत कम क्वांटिटी में करेगा तो वो पिएगा भी, जो मतलब पानी के बिना वो रह भी सकता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। Some of these are shown in figure 6.3. There are so many kind of fish, but do you see they all have something common about their shape? इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है, इनकी जो शेप होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप मतलब आगे से और पीछे से जो होती है ये इस तरह से शार्प होती है और बीच में से क्या होगा, थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, एक बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेंटर में से थोड़ा थिक और अपर एंड लोअर पार्ट से थोड़ा सा नैरो। ठीक है, दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर।
जो स्ट्रीमलाइन शेप होती है उसी की वजह से ही ये क्या करते हैं, पानी के अंदर मूव कर पाती हैं। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। जो मछली होती है उसकी जो बॉडी है उसमें बहुत स्लिपरी स्केल्स होते हैं, यानी कि कांटे होते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर। ये जो कांटे होते हैं, स्केल्प जो होते हैं, ये जो स्केल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फिश को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे हैं, तो कोई जो दूसरा एनिमल उनके ऊपर अटैक करता है तो कई बार वो कांटे उसके चुभ जाते हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। पानी में जब वो स्लिपरी स्केल होते हैं उसकी वजह से वो ईजिली मूव कर पाती है। जो फिश है उसकी बॉडी पे फिन्स होते हैं और टेल होती है। ठीक है, टेल क्या करती है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी कि डायरेक्शन जो है उसमें हेल्प करती है, टू चेंज द डायरेक्शन। और उनका जो बॉडी का बैलेंस है उसको भी वाटर में वो मेंटेन करके रखती है। ठीक है, जो स्केल्स होते हैं वो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और पानी में तैरने में हेल्प करती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से वो तैरते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो बोट के स्ट्रक्चर जैसी बॉडी होती है। इनकी बॉडी पे फिन्स भी होते हैं और टेल होती है। टेल क्या करती है, इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि इनको पानी में कहाँ जाना है। और जो फिन्स होते हैं वो भी इनको डायरेक्शन चेंज करने में और वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। इनके जो गिल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट कई बार पूछा है कि विच ऑर्गन ऑफ द फिश हेल्प्स इन टू टेक ऑक्सीजन इन द वाटर। तो वहाँ क्या आंसर होगा आपका, जो गिल्स होते हैं, जैसे हमारे नोस्ट्रल्स होते हैं, लंग्स होते हैं, तो वो हमारे ऑक्सीजन को अंदर लेने में हेल्प करते हैं। सेम गोज विद फिश। जो गिल्स होते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन, ऐसे तो वो बाहर आके ऑक्सीजन बार बार लेगी नहीं, तो वो क्या करती है, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, जैसे हम बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, उसको लेने में हेल्प करती है। We see that the features of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. जो कैमल होता है इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, जिसकी वजह से ये जितने भी कटीले पेड़ होते हैं ना, जैसे कैक्टस है, कुछ और मतलब झाड़ झंखड़ होते हैं, उनको खाने में इसको हेल्प हो जाती है। इसके पैर बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो सैंड है उसकी हीट डायरेक्ट इसकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आती। दूसरा, ये स्वेट जो है वो बहुत कम करता है, मतलब इनके पसीना बहुत कम आता है और यूरिन ये बहुत कम जाता है। इनका स्टूल बहुत टाइट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। We have taken only 2 examples from a wide variety of animals and plants that live on the earth. हमने बेसिकली सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लेके एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की है, एक तो फिश और एक कैमल। In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surrounding in which they are normally found. और हर क्रीचर जो होता है, हर एनिमल जो होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है। The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. Adaptation क्या होता है कि जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक हैबिटाट में नेचुरली सर्वाइव कर पाता है, जिसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, जैसे कैमल है, अब इसकी बॉडी क्या होती है, थोड़ी थिक होती है, एक बार में वाटर को स्टोर कर लेता है। बॉडी में हम्प होता है जिसमें जो फैट है उसका डिपोजिशन होता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हम्प। इसमें ये क्या करता है, फैट को डिपोजिट कर लेता है। वाटर इनटेक एक बार में ही करता है, जिसकी वजह से वो पानी को स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरली एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, स्पेसिफिक अडेप्टेशन है, जिसकी वजह से ये उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन दियर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। हर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसका जो अडेप्टेशन होता है वो उनके प्रेजेंस के हिसाब से होता है। दिस इज वाई फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर एंड ए कैमल कैन नॉट लिव इन द सी। यही एक रीज़न है कि जो फिश होती है वो हमेशा पानी में सर्वाइव करेगी, अगर आप उसको ज़मीन पे निकाल देंगे तो वो मर जाएगी। और जो कैमल है वो हमेशा सैंड में सर्वाइव करेगा, अगर आप उसको पानी में डाल देंगे तो वो मर जाएगा। ठीक है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रहते हैं। हैबिटाट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि एक घर। द हैबिटाट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, अदर नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हमसे पूछे कि हमारा ड्वेलिंग प्लेस कौन सा है, तो हमारा खुद का घर जो है वो हमारा ड्वेलिंग प्लेस है। तो हैबिटाट जो है उसका मतलब होता है जहाँ पे आपको खाना मिलता है, हमको भी घर पे खाना मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलती है, शेल्टर मिलता है और दूसरी नीड्स जो होती हैं वो फुलफिल होती हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटाट। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना वो सेम हैबिटाट यानी कि एक ही घर में रहते हैं। These plants and animals that live on land are said to live in a terrestrial habitat.
जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है ना, उसे हम बोलते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट और एनिमल साथ में रह रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? लैंड, जो ज़मीन होती है, जो यूजुअली हम देखते हैं, ठीक है। लैंड पे जब प्लांट और एनिमल एक साथ एक ही जगह पे ग्रो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट ऑफ फॉरेस्ट, जंगल कहाँ होता है? लैंड पे। ग्रासलैंड, घास का मैदान कहाँ होता है? लैंड पे। डेजर्ट कहाँ होता है? लैंड पे। कोस्टल एंड माउंटेन रीजन कहाँ होते हैं? लैंड पे। तो ये क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। ऑन द अदर हैंड, द हैबिटाट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटाट। एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, एक होता है एक्वेटिक। एक्वा मीन्स पानी, जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक, और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन, जो जमीन पे उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है उसमें आपका क्या आएगा? फॉरेस्ट आ जाएगा, एक्वेरियम आ जाएगा, और ये ग्लास लैंड आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा, कोस्टल एरिया, माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। बेसिकली कुछ एनिमल्स जो होते हैं जब उनका जगह चेंज होता है, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो वो कुछ कुछ एडेप्टेशंस उस एनवायरनमेंट की भी ले लेते हैं। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में एक शॉर्ट पीरियड के टाइम के बाद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस उनको एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। किसके साथ? उनकी सराउंडिंग्स के साथ। फॉर इंस्टेंस, इफ़ वी लिव इन प्लेन्स एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन रीजन्स, हम प्लेनी एरिया में रहते हैं, ठीक है, और सडनली अगर हम माउंटेन रेंज में जाएं, वी में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जैसे ही हम माउंटेन एरिया में जाते हैं तो हमको थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज फॉर सम डेज, हम कुछ दिन के लिए क्या करेंगे? फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। वी नीड टू ब्रीथ फास्टर, हमें बहुत तेज तेज सांस लेनी पड़ती है। व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन, जब हम बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, कुछ दिन के बाद हमारी बॉडी जो होती है उस कंडीशन में, हाई माउंटेन का जो एनवायरनमेंट है उसमें धीरे धीरे अडेप्ट होने लग जाती है। सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये जो छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं ना एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो उसकी सराउंडिंग में चेंजेस के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कम करने के कारण होते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। सच स्मॉल चेंजेस, ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, टेक प्लेस इन द बॉडी, एक बॉडी में जो ये चेंजेस जगह लेते हैं ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ओवर शॉर्ट पीरियड, बहुत कम ड्यूरेशन के दौरान, टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ओवरकम करने के लिए, ड्यू टू द चेंजेस इन सराउंडिंग, सराउंडिंग में जो चेंजेस हैं उनको इग्नोर करने के लिए, उन प्रॉब्लम से बचने के लिए, इसे हम बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन, ठीक है। लेट सपोज आप अपने घर पे रह रहे हैं, सडनली आपका मूड बने कि आपको पहाड़ों में जाना है, ठीक है, तो पहाड़ में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने लगती है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो शुरू के 1-2 महीने मान लीजिए आपको प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे क्या होता है, हम उस एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन ले लेते हैं। तो वो जो हम छोटे टाइम पीरियड में उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। These changes are different from the adaptation that take place over thousands of years. एक होता है एक्लीमेटाइजेशन और एक होता है अडेप्टेशन। जो अडेप्टेशन होता है वो ये होता है कि आप उस एनवायरनमेंट में बिल्कुल ही समा जाओ। जैसे जो लोग पहाड़ी एरिया पे रह रहे होते हैं, जो उनका नेटिव प्लेस है, वो है उनका अडेप्टेशन, कि उन्होंने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया है, दे कैन ईजिली सर्वाइव ओवर देयर। हम लोग जैसे घूमने जाते हैं तो हम उस शॉर्ट ड्यूरेशन में उस हमें प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं, थोड़ा सा उसको हम ओवरकम करते हैं उस एनवायरनमेंट से, दैट इज कॉल्ड एक्लीमेटाइजेशन। अडेप्टेशन जो होता है वो बहुत सालों के अंदर होता है, एक्लीमेटाइजेशन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ओवरकम करते हैं। जो एक्वेटिक हैबिटाट होती है उनमें लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस जो होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटाट के एग्जाम्पल होते हैं। जितने भी पानी वाला एरिया होगा ना, चाहे झीलें हो, नदी हो, समुद्र हो, ठीक है, there are large variations among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain regions located in different parts of the world. यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया बिल्कुल अलग होता है, घास का मैदान बिल्कुल अलग होता है, कोस्टल एरिया बिल्कुल अलग होगा, माउंटेन रीजन बिल्कुल अलग होता है। जो ऑर्गेनिज्म यानी कि दोनों प्लांट और एनिमल जो होते हैं, ठीक है, अगर वो एक हैबिटाट में रह रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। The organisms, both plants and animals, living in a habitat are its biotic component, ठीक है। एक ऐसा हैबिटाट जहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों रह रहे होते हैं उसे हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं।
द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर, वाटर इन द हैबिटाट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स एबायोटिक कंपोनेंट। बेसिकली कोई भी जब भी हम किसी हैबिटाट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हैबिटाट होता है वहाँ पे एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एक आपका एबायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। लेट्स सपोज हम डेजर्ट एरिया की बात करें, ठीक है। यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, ठीक है, डेजर्ट में जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे ये चीज़ तो होती है आपकी बायोटिक कंपोनेंट। और इसी डेजर्ट एरिया में जो आपकी ज़मीन है, मिट्टी जो है, आप हवा जो ले रहे हैं, मान लीजिए कहीं पानी के आपने छोटे छोटे से लेगून्स बना दिए हैं, वो सब क्या होगा आपका एबायोटिक फैक्टर। अब यहाँ पे पूछा है कि जो सनलाइट होती है और जो हीट होती है वो बायोटिक है कि एबायोटिक। ऑब्वियसली वो क्या होगी, एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब यहाँ पे बोला है वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम ग्राम एंड मेज सीड्स। हम घरों पे भी चने वगैरह भिगाते हैं, मूंग भिगाते हैं, तो जब आप उनको गीले कपड़े में रैप करके रख देते हैं तो उनमें अंकुरन हो जाता है। वेन वी सीड टर्न इनटू ए स्प्राउट, जब भी सीड जो होता है बीज वो स्प्राउट में कन्वर्ट होता है, इसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन। यानी कि जो सीड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जर्मिनेटेड सीड। जो बेसिकली हम मूंग और चने को भिगाते हैं, दीज आर कॉल्ड जर्मिनेटेड सीड। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए न्यू प्लांट। एक नया जो प्लांट होता है, अगर आप उस जर्मिनेटेड सीड को मिट्टी में ग्रो कर देंगे तो इसमें से क्या होगा, प्लांटलेट ग्रो करेगी, ठीक है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, जो सूखे हुए मूंग सीड्स हैं उनको लीजिए, 20 से 30 सीड जो है उनको भिगा के रखिए, ठीक है। एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे। हम पूरे एक रात के लिए उन बीज को भिगा के रखते हैं। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। जो भीगे हुए बीज हैं चने के, अब उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक को तो पूरी तरह से पानी में डुबा के रखना है, जो एक पार्ट है उसको पूरी तरह से पानी में डुबा के रखना है 3 से 4 दिन तक, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर। जो ड्राई सीड्स हैं उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो कि पानी में सबमर्ज्ड हैं। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन ए सनी रूम। जो भीगे हुए बीज हैं उनका एक पार्ट तो धूप वाले कमरे में रखो और दूसरा जो है वो कम्प्लीटली डार्क, यानी कि जो कवर टाइप एरिया होता है उसमें रखो, जहाँ पे लाइट जो है वो बिल्कुल भी अंदर ना आ सके। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। और जो बिल्कुल आखिरी पार्ट है उसको हमें बिल्कुल ठंडे एनवायरनमेंट में डाल देना है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर आइसक्रीम वाला जो होता है उसमें। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। इन सबको हमको पानी से धोना है और हर दिन पानी इनका बदलना है। आफ्टर ए फ्यू डेज डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। जो हमने 5 कंडीशन ली थी, एक को हमने कबर्ड में रखा था, एक को हमने फ्रिज में रख दिया था, एक को हमने शेडी एनवायरनमेंट में रखा था, एक को हमने धूप में रखा था, एक में हमने बीज जो है बिल्कुल पानी में सबमर्ज करके रख दिए थे, ठीक है। तो 5 जो हमने बीकर लिए थे जहाँ सीड्स को हमने भिगाया था उनमें बिल्कुल यूनिफॉर्मली सीड जर्मिनेट हुआ है। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस। आपको इसमें धीरे धीरे ग्रोथ दिखी है सीड्स की या फिर कोई जर्मिनेशन ही नहीं दिखा है। डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट, ठीक है। अगर किसी भी सीड को या किसी भी प्लांट को ग्रो करना है तो उस कंडीशन में उसको जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनकी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हवा चाहिए सीड को ग्रो करने के लिए, पानी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए और हीट भी चाहिए। तो किसी भी प्लांटलेट की ग्रोथ के लिए अगर आपको किसी भी सीड को ग्रो करना है या ग्रो करवाना है तो उसके लिए अगर बायोटिक फैक्टर्स चाहिए तो एबायोटिक फैक्टर्स भी चाहिए। इन फैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपने जो सीड्स भिगाए थे उनको अगर आप कबर्ड के अंदर रख दोगे तो उनको एयर नहीं मिलेगी, ना ही उनको लाइट मिलेगी, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। जो आपने फ्रिज में रखे थे वो भी जर्मिनेशन नहीं शो करेंगे क्योंकि उनको लाइट नहीं मिलती है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट। हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं और बहुत हॉट क्लाइमेट जो है उसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से सर्वाइव करते कैसे हैं, वो मैनेज कैसे करते हैं। अडेप्टेशन जो मेथड होता है, ठीक है, उसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लाइमेट में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इफ समबडी आस्क यू कि जो एनिमल्स होते हैं वो हॉट और कोल्ड एंड क्लाइमेट में कैसे सर्वाइव करते हैं, ड्यू टू अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होता है और जो एक्लिमेटाइजेशन होता है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। दोनों ही कंडीशंस में हम आगे आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए एनवायरनमेंट में धीरे धीरे एडजस्ट होना शुरू कर देते हैं। अडेप्टेशन डजंट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम। जो अडेप्टेशन होता है ना
वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं एक जगह के, वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। ठीक है, जो अडेप्टेशन प्रोसेस होता है उसमें हवा, पानी, मिट्टी, ये भी क्या होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होने लगता है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंज डाई एंड ओनली द अडेप्टेड वन सर्वाइव। जो ऑर्गेनिजम्स बायोटिक और एबायोटिक चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स एबायोटिक फैक्टर्स में जो जो चेंज होते हैं उनको अडेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एबायोटिक कंडीशन को अलग अलग फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटाट। ये जो है वो ऑर्गेनिजम्स की बहुत वाइड जो वेराइटी है उसमें रिजल्ट में आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ हैबिटाट्स को देखेंगे और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटाट्स, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो लैंड पर ग्रो करते हैं, और लैंड पे जो हवा, पानी, मिट्टी सब होता है, दैट इज कॉल्ड योर एबायोटिक फैक्टर। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स। हमने कैमल का जो अडेप्टेशन है उसको देखा, गर्दन लंबी हो जाती है, पैर लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो हीट के कांटेक्ट में ना आए। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर फाउंड इन डेजर्ट्स। दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स का क्या, जो डेजर्ट्स में मिल रहे हैं, डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडेप्टेशन, उनमें भी सेम अडेप्टेशन होता है। कुछ एनिमल्स जैसे रैट हो गया, स्नेक्स हो गया, इनके तो बहुत लंबी लंबी टांग नहीं होती ना जितनी कैमल की होती हैं, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। कैमल की तो लंबी टांग होती है जिसकी वजह से हीट उसकी बॉडी को टच नहीं करती है। ये क्या करते हैं, जो चूहा होता है, जो सांप होते हैं, इनको भी तो गर्मी लगेगी, ये तो बहुत जमीन से सटे हुए होते हैं, तो इसके लिए ये बहुत गहरे गहरे गड्ढे बनाते हैं ज़मीन में। ठीक है, जिसको हम बिल बोलते हैं। ये छोटे छोटे बिल बना लेते हैं, ब्यूरो मतलब ज़मीन में गड्ढे खोद खोद के बिल बना लेते हैं और वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रात में आते हैं जब ठंडा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस। कैक्टस जो है वो डेजर्ट प्लांट है, एंड ए लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। एक तो कैक्टस का प्लांट लेके आओ और एक लीफी प्लांट लेके आओ। जो पॉलीथीन बैग है वो इन दोनों प्लांट्स के कुछ कुछ पार्ट्स पे हमको बांध देनी है। ठीक है, वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। हम क्या करेंगे, प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लेट सपोज ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी जो है वो स्टेम के थ्रू लीव्स में जाएगा। ठीक है, जब पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो इस पानी को खाना बनाने के बाद ये क्या करती हैं, पत्तियाँ धीरे धीरे बाहर रिलीज करने लग जाती हैं, एंड दिस वाटर कम्स आउट इन ए ड्रॉपलेट फॉर्म। ये डेजर्ट एनिमल्स हैं, जो ये देखिए छोटे छोटे से बिल बना के रह रहा है मिट्टी में। ठीक है, सांप और चूहे, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाइट जो होता है उसमें बाहर आते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ठंडा हो जाता है। ये कुछ टिपिकल प्लांट है, ये कैक्टस है, ये नागफनी है, ये वो प्लांट है जो आपके डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। अब जो पॉटेड प्लांट है उसको धूप में उसकी पत्तियों को छोड़ देना है। हमने यहाँ दो प्लांट लिए थे, कैक्टस और लीफी प्लांट, दोनों के कुछ कुछ पार्ट से पॉलीथीन बांध दी थी। ठीक है, और जो पॉटेड प्लांट था जो धूप में पत्तियां थी, एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर्स, व्हाट डू यू सी, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग्स। दोनों का जो हमने पॉलीथीन बैग बांधा था उनमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जो डेजर्ट प्लांट होता है वो बहुत कम पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकालता है। ठीक है, तो यहाँ डेजर्ट प्लांट कौन सा होगा, कैक्टस। ये कैक्टस का प्लांट है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये थैली बांध दी। ठीक है, तो जो डेजर्ट प्लांट होता है और जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, पानी बहुत कम अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, तो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो डेजर्ट प्लांट में बहुत ही कम होगा। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट। पहली बात तो जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें पत्तियां आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, जैसे कैर हो गया, खिजड़ी हो गया। ठीक है, कैर है और सांगरी है, ये जो होते हैं इनमें पत्तियां एब्सेंट होती हैं, वेरी स्मॉल एंड आर दे आर फॉर्म इन द स्पाइंस। या तो इनमें पत्तियां होती ही नहीं है। अब यहाँ देखिए जितनी भी डेजर्ट प्लांट है इनमें पत्तियां हैं नहीं हैं, और पत्तियां अगर होती भी हैं तो किसकी फॉर्म में होती हैं, कांटों की फॉर्म में, यानी कि स्पाइक्स, छोटे छोटे से कांटे होते हैं जिनकी फॉर्म में ये होती हैं। ये क्या करती है, पानी को बहुत कम क्वांटिटी में बाहर रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यानी कि वाटर लॉस जो होता है वो इन पेड़ में बहुत ही कम होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन ए कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम।
जो कैक्टस का प्लांट होता है इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ये बेसिकली इसका स्टेम ही है, ये इसकी लीफ नहीं है बल्कि ये क्या है, इसका स्टेम ही है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम। जिन प्लांट्स में स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है, आई रिपीट, जिन प्लांट्स का स्टेम ग्रीन होता है उनमें फोटोसिंथेसिस हमेशा स्टेम के थ्रू होगा। जो सक्यूलेंट स्टेम होता है ना, मासल जो तना होता है, उनमें फोटोसिंथेसिस हमेशा स्टेम के थ्रू होता है। और जो पत्तियां होती है बेसिकली फोटोसिंथेसिस उनमें होता है स्टोमेटा के थ्रू, लेकिन जिन प्लांट्स में पत्तियां ही नहीं हैं उनमें कैसे होगा, स्टेम के थ्रू। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम होता है, कैक्टस में जो स्टेम होता है ना, उसमें एक वैक्सी लेयर होती है जो क्या करती है, वाटर को रिटेन रखती है इन द टिश्यूज ऑफ कैक्टी। जो कैक्टी के टिश्यूज होते हैं ना अंदर, उनमें वो पानी को स्टोर करने में हेल्प करती है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इन द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, उनकी जो रूट होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, जिसकी वजह से वो बहुत डीप सॉइल में से पानी जो है उसको टेक आउट करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब है माउंटेन रीजन। These habitats are normally very cold. Obviously माउंटेन रीजन में कैसा रहेगा, एनवायरनमेंट ठंडा रहेगा और वहाँ पे क्या है, हवा चलती है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, जैसे शिमला है, मनाली है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स की। ये क्या करते हैं, माउंटेन रीजन्स में रह रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पाइन ट्री होते हैं, ठीक है, ये कौन से हैं, पाइन ट्री। ये ऐसे बिल्कुल इस शेप में होते हैं जिससे पानी जो है वो ठहर ना पाए। If you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. हम बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनको शिमला वगैरह में देखते हैं। But have you ever noticed such trees naturally growing in other regions? ऐसे प्लांट आपने कहीं और ग्रो करते देखे हैं? How are these trees adapted to the condition prevailing in their habitat? अब इन्होंने कुछ ना कुछ अडेप्टेशन अपनी बॉडी में किया होगा जिसकी वजह से वो सिर्फ इसी हैबिटाट में सस्टेन कर पा रहे हैं। ये जो प्लांट होते हैं ना, यूजुअली कोन शेप्ड होते हैं, यानी कि ये देखिए, ये ऐसी कोन शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज। इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो बहुत स्लोपी होती हैं, मतलब फिसलनी ब्रांचेस होती हैं। द लीव्स ऑफ सम दीज ट्रीज आर निडल लाइक। इनकी जो पत्तियां होती हैं ना, वो कैसी होगी, निडल के जैसी, ठीक है, सुई के जैसी। और कैक्टस की कैसी होती है, कांटे के जैसी। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। बेसिकली इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत स्लाइडिंग होती हैं। ये कोन शेप क्यों होता है, जब स्नोफॉल होता है तो बर्फ़ गिरती है, तो ये जो बर्फ़ है वो इन पत्तियों पे ना टिके और नीचे की तरफ खिसक के गिर जाए, ठीक है। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर। वहाँ पे और बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो इनकी शेप से अलग हो सकते हैं, ठीक है, दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन। बेसिकली इस चैप्टर में यही बोलना चाहा है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, और सब प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस लेते हैं जिसकी वजह से वो ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन। जो एनिमल माउंटेन रीजन्स में रहते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा अडेप्टेशन लेते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे आप कश्मीर जाएं, लद्दाख जाएं, वहाँ की जो बकरी होती है वो अलग होती है, पश्मीना अलग होती है, ठीक है। दे हैव थिक स्किन एंड फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। इनकी जो स्किन होती है ना वो थिक होती है और नीचे क्या होता है, फैट लेयर होती है, जिसकी वजह से वो बॉडी को गर्मी प्रोवाइड करता है। और इनकी बॉडी पे फर प्रेजेंट होता है जो इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। जो याक होता है, दे हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जो याक की बॉडी होती है, इसकी बॉडी पे बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वार्मथ प्रोवाइड करता है। ये क्या है आपका, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो होता है इसकी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा थिक बाल होते हैं जो इसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये है आपकी माउंटेन गोट। हमारे यहाँ की गोट ऐसी होती है, नहीं होती है। जो माउंटेन गोट होती है ये माउंटेन हैबिटाट की वजह से एनवायरनमेंट में अडेप्ट होती है, ठीक है। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। जो अंगूठा और पैर होता है वहाँ पे भी इनके बाल प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। अगर इनके पैरों में फर ना हो तो आप बर्फ़ पे बिना चप्पल पहने नंगे पैर चल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि पैर जो है वो ठंडे हो जाएंगे एंड वी वॉन्ट बी एबल टू मूव ऑन। तो सेम इनके साथ होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जिसकी वजह से इनके पैर में जो बाल होते हैं वो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। जो माउंटेन गोट होती है, ये जो माउंटेन गोट होती है, इसके क्या होता है,
छोटे छोटे से बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे हुप्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, ऐसे होता है, जिसकी वजह से ये रॉकी जो शेप होती है, यानी कि जो पहाड़ होते हैं ये ऐसे होता है स्लोपी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इजीली ये मूव कर पाते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेन रीजन द सराउंडिंग चेंजेस, जैसे जैसे हम माउंटेन रीजन में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। हम अलग अलग अडेप्टेशन और अलग अलग हाइट के हिसाब से सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड, ठीक है। A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. एक शेर जो होता है वो जंगल में रहता है, बोलते हैं जंगल का राजा, या फिर घास के मैदान में रहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो क्या करता है, हिरन जो है उनका शिकार करके उनको मार के खा जाता है। ये लाइट ब्राउन होता है कलर में, बॉडी देखो लाइट ब्राउन होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ लाइन दैट ऑफ ए डियर 6.8। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल्स। इनकी जो आंखें होती हैं वो कैसे होती है, हिरन की एक आंख यहाँ है, दूसरी यहाँ है, इसकी देखो बिल्कुल शार्प ऑब्जेक्ट। आर दे इन द फ्रंट और द साइड ऑफ द फेस, इसकी बिल्कुल फ्रंट में है और इसकी फेस के साइड में है। ए में क्या है, फ्रंट में, बी में क्या है, साइड ऑफ द फेस। लॉइन्स हैव लॉन्ग क्लॉज इन दियर फ्रंट लेग्स। जो लॉइन होता है इसकी जो आगे वाली टांगे होती हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा लंबे ऐसे नाखून क्लॉज होते हैं, दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। जो अंगूठा होता है वहाँ से ये बाहर निकलते हैं। डू द फीचर्स ऑफ ए लॉइन हेल्प इट इन वे टू सर्वाइव। ये जो फीचर होता है इसके जो क्लॉ होते हैं आगे की तरफ, आगे के पंजे में, ये सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। इसका जो लाइट ब्राउन कलर होता है ना उसकी वजह से क्या होता है, घास के बड़े बड़े जो मैदान होते हैं उनमें छुप के बैठ जाता है। जब भी कोई प्रे आता है या फिर कोई इसका शिकार आता है तो उस पर ये इजीली अटैक कर सकता है। इसकी आंखें जो होती हैं वो फ्रंट में होती हैं, बिल्कुल फेस के, दोनों आंखें कहाँ हैं, फेस के फ्रंट में, जैसे अपनी होती हैं। ये क्या करती हैं, ये करेक्ट आइडिया लेने में हेल्प करती हैं कि प्रे की जो लोकेशन है वो क्या है, ठीक है, जिससे ये एक बार में प्रे को मार के खा सके। एक डियर जो होता है वो दूसरा जानवर है जो जंगल में रहेगा या फिर घास के मैदान में रहेगा। इसके जो दांत होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों, क्योंकि ये च्यू करता है, चबाता है, जैसे हम चबाते हैं। हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। जो डियर होता है वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन होता है, तो जो जंगल के जो स्टेम होते हैं, हार्ड प्लांट होते हैं, उनके पत्तियाँ तने उनको चबा चबा के ये सर्वाइव करते हैं। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। जो डियर होता है मतलब जो हिरन होता है उसको भी जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो प्रेडेटर्स मतलब जो दूसरे जानवर को खाते हैं, ठीक है, जैसे शेर जो है वो प्रेडेटर है और डियर जो है वो क्या है, प्रे है। तो एनिमल्स लाइक लॉन दैट मेक इट डियर प्रे इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम दियर प्रे। जो डियर होता है वो शेर जो प्रेडेटर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस के बारे में इजीली जान लेते हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ से भाग सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इनके जो कान होते हैं ना इसकी वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इनके कान जो होते हैं उनकी जो सुनने की कैपेसिटी होती है, यानी कि हियरिंग जो कैपेसिटी होती है, हियर मूवमेंट जो होती है वो प्रेडेटर्स की उसको ईजिली कैच कर लेते हैं। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द डेंजर। इसकी जो आंखें होती हैं वो फेस के दोनों तरफ होती हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड से देख सकता है कि जो प्रेडेटर है वो कहाँ से अटैक करने वाला है। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। इनकी जो स्पीड होती है ना हिरन की वो बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से प्रेडेटर जो है वो इनको पकड़ नहीं पाता है। देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ ए लॉइन डियर एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटाट। और हर जानवर का कुछ अलग अलग फीचर होता है जिसकी वजह से वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है। नाउ विल टॉक अबाउट ओशियंस। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मछलियाँ होती हैं वो सी में कैसे सर्वाइव करती हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाती हैं, वो तैरती हैं। बॉडी में फिन्स होते हैं, बॉडी में स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से उनको डायरेक्शन मिलता है। टेल होती है जो बॉडी में उनको डायरेक्शन हेल्प बताने में हेल्प करती है। बॉडी पे छोटे छोटे से स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से जो प्रेडेटर्स होते हैं उनकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती हैं। इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, यानी कि नाव के जैसे बॉडी, जिसकी वजह से वो पानी में इजीली मूव कर पाते हैं। There are some sea animals like squids and octopus.
कुछ कैसे होता है, स्क्विड्स होते हैं और ऑक्टोपस होते हैं जिनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। ऑक्टोपस क्या होता है, सेंटर में इसका मुंह होता है और ऐसे इसके 8 पैर होते हैं, ठीक है। दे स्टे डीपर इन द ओशन, ये क्या करते हैं, समुद्र में बहुत गहराई में रहते हैं। नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड देम, जो बिल्कुल ही सी बेड वाला एरिया होता है, बिल्कुल नीचे ही नीचे का एरिया जहाँ पे वीड्स होते हैं, वहाँ पे ये लोग जो स्क्विड्स होता है, जो ऑक्टोपस होती है, वो प्रेजेंट रहती हैं। और जैसे ही प्रे इनके पास में आता है ये उसको मार के खा जाते हैं, ठीक है। When they move in water they make their body shape streamline, जब ये पानी में मूव करती हैं ना तो अपनी बॉडी को क्या करती हैं, स्ट्रीमलाइन बना लेती हैं। इन एनिमल्स के गिल्स होते हैं जिसकी वजह से ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी में उसको इनटेक कर पाती हैं। अगर आपसे पूछे कि गिल्स का मेन काम क्या है, तो गिल्स जो होता है वो डिजोल्व ऑक्सीजन को इनटेक करने में हेल्प करता है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स, जो डॉल्फिन होती है वो एक मैमल होता है, और जो वेल होती है वो भी एक मैमल होता है। इनके क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये फिश के अंडर नहीं आती है। जो डॉल्फिन और डॉल्फिन है और जो आपकी वेल्स होती है ये हमेशा मैमल्स होती हैं। ये क्या करती है, एयर में ब्रीथ करती है, बार बार ये पानी से बाहर आती हैं और एयर में ब्रीथ करती हैं, किसके थ्रू, नोस्ट्रल्स। इनके क्या होते हैं, जैसे अपने नाक के 2 छेद होते हैं, इनके भी ब्लो होल्स होते हैं जिसकी वजह से ये ब्रीथ करती हैं। और ये इनके सिर के ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एक डुबकी ये पानी में लगाती हैं, फिर ये बाहर आती हैं और अपने नोस्ट्रल्स को ओपन करके एयर इनटेक करती हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब ये नदी का जो सरफेस एरिया होता है यानी कि किनारे वाला एरिया होता है, वहाँ पे जब ये आती हैं तो ये ब्रीथ इनमें हेल्प करता है। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, ये पानी में बहुत लंबे टाइम तक रह सकती हैं बिना ब्रीदिंग के। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम क्या करती है, सरफेस पे आती हैं और ब्रीथ करके वापस चली जाती हैं, ठीक है। ब्रीथ कहाँ करती हैं, अपने हेड को बाहर निकालती हैं, जो नोस्ट्रल्स होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑफ द ओशन लाइफ, जो डिस्कवरी चैनल आता था उसमें हमने बहुत बार देखा है, ठीक है। पॉन्ड्स एंड लेक्स, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, तालाब में क्या खिलता है, कमल। लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स, जो तालाब है, रिवर है, लेक्स हैं, इनमें बहुत सारे फूल खिले रहते हैं, ठीक है। ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर, ऑब्जर्व द लीव, स्टेम एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना उनकी लीव्स भी अलग होती हैं, उनके स्टेम्स भी अलग होते हैं और उनकी रूट की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी अलग होती है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनकी रूट बहुत अंदर तक इंसर्टेड रहती है जिसकी वजह से वो पानी को ले सकें, और इनका जो रूट सिस्टम होता है वो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता। एक्वेटिक प्लांट का रूट सिस्टम जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता, वो ज़्यादा डीप भी नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी ये पानी में डूबे हुए होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल, कुछ प्लांट जो होते हैं, अब देखो यहाँ पे ये जो प्लांट है इसकी जो रूट है वो ज़मीन के अंदर धसी हुई है, ठीक है, सॉइल में फिक्स है बिलो द वाटर, ये पूरा स्टेम गया इसका, ठीक है, और इसकी जो रूट है वो नीचे के अंदर पानी में, मिट्टी में धसी हुई है, ठीक है। सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, ये पानी में फ्लोट कर रहा है। सम हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल, और इस प्लांट की जो रूट है वो सॉइल में फिक्स्ड है एट द बॉटम। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, और ये जो प्लांट है वो पानी में ही बिल्कुल अंदर की तरफ सबमर्ज्ड है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट्स नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं यानी कि ऐसे प्लांट जो कि ज़मीन पे ग्रो करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के इनटेक के लिए और पानी जो होता है उसके इनटेक के लिए। क्यों, क्योंकि जो उनकी रूट्स होती है वो क्या होती है, सॉइल में ऐसे नीचे की तरफ धसी हुई रहती है। जब हम पेड़ में पानी डालते हैं तो ये रूट्स जो होती है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करेगी और उसको ऊपर स्टेम में पहुंचाती है, स्टेम से पत्तियों में जाता है, वहाँ जाके वो खाना बनता है। सेम रूट क्या करेगी, न्यूट्रिएंट जो होते हैं सॉइल से उनको भी एब्जॉर्ब करके स्टेम के थ्रू पत्तियों तक पहुँचाती है। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place. Basically, जो aquatic plant होते हैं ना, उनमें जो root system होता है, उसका मेन काम होता है कि वो प्लांट को पानी में होल्ड करके रख सकें, और ये साइज में कैसे होते हैं, छोटे। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, इनका जो स्टेम होता है, स्टेम देखो कितना बड़ा है, इनके स्टेम तो बड़ा होता है लेकिन जो रूट होती है वो थोड़ी सी होती है। The stems grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water. जो रूट होती है वो पानी के अंदर सॉइल में धसी रहती है, स्टेम जो होता है वो पूरा पानी में सबमर्ज रहता है, और जो पत्तियां होती हैं और जो फूल होते हैं वो पानी के ऊपर खिले हुए रहते हैं।
सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ जो होते हैं वो पानी में ही अंदर की तरफ सबमर्ज रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, इस पेड़ के जितने भी पार्ट हैं, रूट, स्टेम, लीव, सब क्या है, पानी के अंदर हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, इनकी जो पत्तियां होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा सकरी होती हैं और बिल्कुल रिबन के जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। दीज कैन बी बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, ये जो होती हैं वो बहते हुए पानी में अपने आप को बेंड कर सकती हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, कुछ जो पानी के अंदर डूबे हुए प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होती हैं, यानी कि बटी हुई होती हैं। थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम, अब वो उतनी ज़्यादा डिवाइडेड रहती हैं कि जो पानी होता है वो उनमें ईजिली फ्लोट कर सकता है। ठीक है। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड, जो मेढक होता है वो तालाब में रहता है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड एंड वाटर, वो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, और वो पानी के अंदर भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग द प्रे, जो फ्रॉग होता है उसकी जो पीछे की टांगें होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, जो उनको जंप करने में यानी कि लीप करने में हेल्प करता है और उनका जो शिकार होता है उसको पकड़ने में वो हेल्प करता है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन द वाटर, इनका जो पंजा होता है ना उसमें एक म्यूकस जैसी स्ट्रक्चर होती है, जाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये पानी में ईजिली स्विम कर पाते हैं। We have discussed only a few common animals and plants compared to the wide variety that live in different habitats. हम बहुत कम selected plants और animals के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, there is a lot of variety in plants and animals around us. अब है characteristics of organisms. We went on a journey through different habitat and discussed many plants and animals. हमने बहुत सारे plants और animals जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। We listed objects, plants and animals found in different surrounding. अलग अलग जगह हमको अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सपोज वी स्टॉप ए वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक, सॉइल, वाटर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम, मॉस, इन सब का जो होता है ना अलग अलग अडेप्टेशन और अलग अलग एनवायरनमेंट होता है। अब इनमें से क्या क्या तो लिविंग है और क्या क्या नॉन लिविंग है। लिविंग जो होता है वो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, नॉन लिविंग जो है वो रॉक, सॉल्ट, सॉइल, वाटर, एयर, सब जो है नॉन लिविंग होते हैं। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल, ये क्या है, नॉन लिविंग। पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर्ड। Paheli and Bujo found the poem very funny because they knew that a chair or table is not live and it cannot talk or walk. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ना तो चल सकती है और ना ही बात कर सकती हैं। चेयर, टेबल, स्टोन, कॉइन आर नॉट लाइव। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव, हम जो हैं वो कैसे हैं, जीवित हैं, अलाइव हैं। सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वी सी एनिमल्स अराउंड अस, दे आर फुल ऑफ लाइफ, डॉग, कैट, स्क्विरल, इंसेक्ट्स, अदर, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। How do we know that something is living? It's not easy to decide. We are told that plants are living. Plants जो होते हैं वो living होते हैं, but they don't move like a dog or a pigeon. लेकिन वो कुत्ते और कबूतर के जैसे उड़ते और चलते तो नहीं हैं। कार और बस जो होती है वो मूव कर सकती है, लेकिन फिर भी हम उनको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। जो प्लांट होता है और जो एनिमल्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ दे ग्रो। लेकिन क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू बी ग्रो इन द साइज। जो आसमान में बादल होते हैं वो भी टाइम के साथ धीरे धीरे साइज में बड़े होते हैं, तो क्लाउड भी लिविंग है। हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? लिविंग और नॉन लिविंग में कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बीइंग। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग? लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। ठीक है, ओके। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या उनको खाने की ज़रूरत होती है? वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, हमको खाने की ज़रूरत है, प्लांट्स को खाने की ज़रूरत है। हाउ एसेंशियल इट इज़ टू बी एनिमल्स एंड टू अस? वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रूट ने क्या किया, पानी लिया, स्टेम के थ्रू पत्तियों तक पहुँचाया, पत्तियाँ जो हैं वो अब CO2 और H2O के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाती हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स ऑफ देयर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल किस पे डिपेंडेंट होता है, प्लांट पे, खाने के लिए। फूड गिविंग ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो।
जो फूड होता है वो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए जिससे कि वो लाइफ को सस्टेन कर पाएँ और जी पाएँ। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, इजंट इट? मान लीजिए जब हम छोटे भर के बच्चे होते हैं तब जो हमने कपड़े पहने हुए होते हैं वो अब हम जब 25 साल के हो गए तो हमको फिट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज वी हैव ग्रोन, ठीक है, इतने सालों में हम धीरे धीरे ग्रो हो चुके हैं। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, इन फ्यू ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। हम धीरे धीरे ग्रो हो रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम ग्रो नहीं हो रहे हैं। पहले इन्फेंस स्टेज होती है, फिर चाइल्डहुड स्टेज आती है, फिर अडल्टहुड, और फिर इन्फेंसी स्टेज आती है, फिर चाइल्डहुड स्टेज आती है, फिर एडोलेसेंस स्टेज आती है, और फिर अडल्टहुड। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स। जो जानवर होता है, जानवर के भी जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। जो पप्स होते हैं यानी कि कुत्ते के जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे एडल्ट में बन जाते हैं। ये चिक है, चिक धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे वो मुर्गा बन जाता है। अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग। एक एग है, उसमें हैचिंग प्रोसेस होती है जिसकी वजह से चिक बाहर आता है। वो पहले हैन में बदलता है या फिर कॉक में बदल जाता है। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी ए फ्यू प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। अगर हम प्रैक्टिकली देखें, हम छोटा सा प्लांटलेट लाते हैं, वो धीरे धीरे ग्रो करके ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर, दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। कुछ प्लांट मिड स्टेज में होते हैं, कुछ प्रॉपर ट्री बन जाते हैं। Look at the plants after a few days and weeks, you may find that some of them have grown in size. सेम चीज़ है, हम पहले मिट्टी के अंदर गमले में सीड ग्रो करते हैं, सीड से प्लांटलेट बनता है, प्लांटलेट से वो धीरे धीरे ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? ऑब्वियसली। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? अगर हम अपनी नाक और मुंह बंद कर दे तो हम ब्रीद ना करें, हम मर जाएंगे। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ आर बॉडी। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर हमारी बॉडी में आती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो एयर जो होती है वो हमारे लंग्स से बाहर नोस्ट्रिल्स के थ्रू निकल जाती है। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन होता है इसमें एक तो इनहेल होता है। इनहेल मतलब जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है उसमें से हम बॉडी में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं नोस्ट्रिल्स के थ्रू। नोस्ट्रिल से विंड पाइप में जाता है और विंड पाइप से आपके लंग्स में जाता है, लंग्स से एल्वियोलाई में। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो सेम जो CO2 होती है वो एल्वियोलाई से लंग्स में, लंग्स से विंड पाइप में, और विंड पाइप से नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन। जो ऑक्सीजन है उसको हम अंदर लेते हैं, वो हमारी बॉडी के थ्रू यूज़ होती है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है वो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब में ही बिल्कुल सेम होती है जैसा ह्यूमंस में होता है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। जब ये रेस्ट फेज में होते हैं तो जो एब्डोमेन है उसको अगर आप सही से नोटिस करेंगे तो वो ब्रीदिंग करते वक्त हिलता है। द स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। रेस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली रेस्पायरेशन जरूरी होता है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम फूड इट टेक्स। जो रेस्पायरेशन होता है उसके थ्रू फाइनली बॉडी जो है वो एनर्जी को इनटेक करती है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? O2 जो है उसको तो इनटेक करना और जो CO2 है उसको बाहर रिलीज करना, ठीक है। अर्थवर्म जो होता है वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है वो हर किसी में ब्रीदिंग ऑर्गन अलग अलग है। जो अर्थवर्म है उसमें नोस्ट्रिल्स नहीं होते तो वो क्या करेगा? स्किन के थ्रू ब्रीथ करेगा। जो फिश है उसमें हमने कई बार देख लिया गिल्स की वजह से होता है, और गिल्स क्या करती हैं? डिजोल्व ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं। जो प्लांट्स है क्या वो भी ब्रीथ करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। खाना बनाना और गैसियस एक्सचेंज मेनली किसके थ्रू होता है? पत्तियों के थ्रू। जो पत्तियां होती हैं वो एयर को छोटे छोटे से, उनमें पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, उनके थ्रू अंदर लेती हैं उनको, और ऑक्सीजन जो है उसको यूज़ करती हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। बेसिकली जब प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं ना तो प्लांट्स जो है वो भी ऑक्सीजन को तो इनटेक करते हैं, ठीक है, और जो CO2 होती है उसको बाहर निकालते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात के टाइम पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे ऑल्सो रेस्पायर, एंड व्हेन दे रेस्पायर दे टेक ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी एंड दे रिलीज CO2 इन द एनवायरनमेंट। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जो
जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो दिन के टाइम होती है। उसमें क्या होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 को यूज़ करते हैं और जो वाटर है उसको यूज़ करते हैं। इनकी प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज़ करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें वो CO2 इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस में वो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, लेट सपोज अगर वो 70% एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं तो मात्र 5% ऑक्सीजन है जिसको वो रेस्पिरेशन में इनटेक करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो दिन और रात दोनों टाइम होता है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होता है, मान लीजिए जैसे छुई मुई का पेड़ है, आप उसको जब टच करते हो तो वो सिकुड़ जाता है। अगर हम आपकी सुई लगाएं तो उसमें क्या होगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सुई क्या हुई, स्टिमुलाई, और जो रिस्पॉन्स आपने दिया दैट इज योर रिस्पॉन्स। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयर फुट। अगर हम नंगे पैर से कांटों पे चलें तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, ठीक है। यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। अब जनरली जब धूप बहुत तेज लगती है हमको तो हम धूप वाले एरिया से सडनली जो शेडी एरिया होता है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर ए मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट। मान लीजिए आप धूप में बहुत देर से खड़े हैं, ठीक है, तो जो ब्राइट लाइट होती है उसकी वजह से जब आप शेडी एरिया में आते हैं तो एकदम से आपको दिखना बंद हो जाता है। Your favorite food, bright light and a thorn in the above situation are some examples of changes in your surrounding। ठीक है, जो ब्राइट लाइट होती है, कांटे होते हैं, ये सब क्या है, स्टिमुलाई है जिसके चक्कर में हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा जो फेवरेट खाना होता है उसको देख के हमारे मुंह में लार आती है, तो ये क्या हुआ, स्टिमुलाई, और लार क्या हुई, रिस्पॉन्स। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। हम सब रिस्पॉन्ड करते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई वो सब्सटेंस होता है जो हमें फोर्स करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। बेसिकली स्टिमुलाई क्या हुआ, जैसे भूख लगी है, खाना को देख के लार आना, प्यास लगी है, पानी को देख के मुंह में पानी आना, दीज ऑल आर स्टिमुलाई। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। जब जानवरों को भी खाना दिया जाता है तो उनके मुंह में भी पानी आता है और वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही उनको खाना दिखता है। जब हम पक्षी की तरफ जाते हैं, ठीक है, व्हाट डज इट डू। जो जंगली एनिमल होता है वो तो भाग जाते हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम। जब बहुत तेज लाइट जंगली जानवर की तरफ फ्लैश आउट की जाती है तो वो तो भाग जाते हैं। जो कॉकरोच होता है बिगिन टू मूव टू दियर हाइडिंग प्लेसेस। कॉकरोच जो हैं वो अपने बिल में जाके छुपना स्टार्ट हो जाते हैं। इफ द नाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन द नाइट। अगर आप रात में किचन में लाइट जला के छोड़ देते हैं तो कोई भी कॉकरोच बाहर नहीं आता है। क्यों, क्योंकि ब्राइट लाइट से भागते हैं, लेकिन जैसे ही हम किचन की लाइट बंद करते हैं कॉकरोच बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दे ऑल आर गिविंग रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल सिर्फ और सिर्फ रात में ही खिलते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें फूल जो होते हैं वो सनसेट के बाद, मतलब संध्या के बाद वो बर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे म्यूमोसा प्यूडिका, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई। लीव्स क्लोज एंड फोल्ड व्हेन समवन टच देम। जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स चेंज इन देयर सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो भी जब अपनी सराउंडिंग में कोई भी चेंज देखते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लेस अ पॉटेड प्लांट इन ए रूम a little away from a window through which sunlight enters some during the day। अब हम क्या करते हैं, कोई एक रूम है जिसमें एक पॉटेड प्लांट को रखते हैं, ठीक है। ये प्लांट हम विंडो से दूर रखेंगे जिससे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इसमें एंटर ना कर सके। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर फ्यू डेज। हम कुछ दिन तक उसको पानी देंगे, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट इसको नहीं टच कर रही है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, टेक प्लांट आउट इन द ओपन। अब हम इस प्लांट को बाहर लेकर आएंगे और देखेंगे कि ये जो है प्लांट वो ऊपर की तरफ इजीली ग्रो कर पा रहा है या नहीं। नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स। ये एक डायरेक्शन जो है उसमें बेंड हो जाएगा। इफ इट्स नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर रहा है, डू यू थिंक दिस मे बी इन द रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलेंट्स। अगर कोई भी प्लांट सीधा सीधा ग्रो नहीं कर रहा है, अगर वो ऐसे ग्रो नहीं कर रहा है, वो ऐसे ग्रो कर रहा है, तो कोई ना कोई स्टिमुलस होगा ना जिसके चक्कर में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं लिविंग चीज़ों को लेकर।
अब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, हर कोई खाना खाता है। फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज, जब हम खाना इंटेक करते हैं तो शाम तक खाना अपना डाइजेस्ट हो जाता है। ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, व्हाट हैपन्स टू द रेस्ट। केवल एक पार्ट खाने को यूटिलाइज करता है तो बाकी की बॉडी जो है उसके साथ क्या होता है, दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट। जितना खाना बॉडी को चाहिए होता है उतना बॉडी यूज़ कर लेती है और बाकी खाना जो है वो वेस्ट फॉर्म में बॉडी से निकाल दिया जाता है। बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो, जो बॉडी होती है वो वेस्ट को बहुत अलग अलग फॉर्म में बॉडी से निकालती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट? दे डू, दे नॉट एज सीन इन एनिमल्स, द मैकेनिज्म इन प्लांट्स इज ए लिटिल डिफरेंट। जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है लेकिन वो एनिमल से थोड़ा सा अलग होती है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन देयर पार्ट्स इन ए वे दैट दे डोंट हार्म द प्लांट एज ए होल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर करना पॉसिबल होता है विद इन देयर पार्ट्स। जो पौधों का कुछ कुछ पार्ट होता है उसमें वो वेस्ट जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो हार्म नहीं करता है। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रीशन, और कुछ प्लांट जो होते हैं वो वेस्ट को तुरंत बॉडी से सिक्रीट कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं सिक्रीशन मेथड। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। जो एक्सक्रीशन होता है वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस दियर ओन काइंड? ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन होता है। हैव यू सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स? जो कबूतर होता है कभी आपने उसका उसका घरौंदा देखा है? मैनी बर्ड्स ले दियर एग्स इन द नेस्ट। कुछ पक्षी जो होते हैं वो अंडे घोंसले में देते हैं। कुछ जो होते हैं वो अपने एग्स को हैच करते हैं। यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम, और उसमें से क्या होता है, छोटे छोटे पक्षी जो है वो बाहर आते हैं। ये इसने एग्स ले आउट किए, इसको इन्होंने हैच किया, गर्मी दी, और फिर इसमें से ये जो है वो बाहर निकल के आए। एनिमल्स रिप्रोड्यूस दियर ओन काइंड। जो एनिमल होता है वो अपने खुद की प्रोजनी जनरेट करता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। जो रिप्रोडक्शन होता है वो हर जानवर में अलग अलग हो सकता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस दियर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को एग्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो बर्थ देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। कुछ विविपेरस होते हैं, कुछ ओविपेरस होते हैं। कुछ जो होते हैं वो अंडे देते हैं जिसकी वजह से बच्चे होते हैं, और कुछ डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। प्लांट जो है वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो डिफरेंट इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और हर प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ जो होते हैं वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जिसकी वजह से वो जर्मिनेशन होता है और नए प्लांट्स में ग्रो करने लग जाते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं सीड्स के अलावा बॉडी के प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू। जैसे कि एक पार्ट होता है पोटैटो का, इसमें क्या होता है, जो आलू होता है उसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी सी बर्ड्स ग्रो करती हैं। इन बर्ड्स को जब हम दूसरे प्लांट में ग्रो करते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। जो प्लांट्स होते हैं वो भी कटिंग जो है उसके थ्रू धीरे धीरे रिप्रोड्यूस होने लगते हैं। टेक अ कटिंग फ्रॉम ए रोज और ए मेहंदी प्लांट। हम क्या करते हैं, एक रोज प्लांट या मेहंदी प्लांट जो है उसको कट करते हैं। इसको सॉइल में फिक्स कीजिए और पानी दीजिए। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू डेज? इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग। जो कटिंग होती है उससे प्लांट को ग्रो करना आसान नहीं होता है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ योर कटिंग डजंट ग्रो। कई बार होता है जो कटिंग मेथड है उससे प्लांट ग्रो नहीं करता। टॉक टू ए गार्डनर। अब एक गार्डनर से बात करो। इफ़ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ दियर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने खुद की जो प्रोजेनी है उसको रिप्रोडक्शन के थ्रू जनरेट करती हैं। इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जगह लेता है अलग अलग जगह में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव। जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं अलग अलग जगह पे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो द बॉडी मूवमेंट्स। वॉट अबाउट प्लांट्स? डू दे ऑल्सो मूव? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन द सॉइल सो दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ प्लांट जो होते हैं वो सॉइल में बिल्कुल फिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर पाते।
Various substances like water, mineral and the food synthesized by them move from one part to the another part of the plant. रूट ने क्या किया, मिनरल, वाटर, फूड सब कुछ सिंथेसाइज किया, स्टेम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचाया, क्योंकि वो तो हिल नहीं सकते. हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? कोई अलग टाइप की मूवमेंट देखी है प्लांट्स में? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स. डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई? हम रिकॉल करते हैं कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में जो है वो मूवमेंट को शो करते हैं. वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग. कुछ नॉन लिविंग थिंग होती है जो भी मूव करती है, जैसे बस है, कार है, पीस ऑफ पेपर है, बादल है एंड सो ऑन. इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बीइंग? क्या इनमें कुछ अलग है जो लिविंग बीइंग की मूवमेंट्स होती है उससे? देयर इज सच ए वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक वेराइटी होती है, बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. लेकिन सब में क्या होता है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट लिविंग बींग्स डाई. जो लिविंग बींग्स होते हैं वो समय के साथ मर जाते हैं. ग्रो करते करते एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जाता है. बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डाई, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओनली इफ दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं, केवल पर्टिकुलर टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ही हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने खुद के टाइप के एक ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर देते हैं. वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग. एक जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स होता है वो कई बार बिना रिप्रोडक्शन के भी मर जाता है. और कुछ टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केवल तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं. अब है वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. फूड, रेस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रो एंड डाई. डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट शो सम टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे कार है, बाईसाइकिल, क्लॉक, वाटर, रिवर, ये भी क्या करती है, मूव करती हैं. मून ऑल्सो मूव्स इन द स्काई. ए क्लाउड ग्रोज इन द साइज राइट इन द फ्रंट ऑफ आवर आइज. बादल जो होते हैं वो धीरे धीरे साइज में बड़े होते हैं. तो क्या ये भी लिविंग है? नहीं. सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स के होते हैं. In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed. Non-living things may not show all the characteristics at the same time. जो living things होती है ना वो सारे कैरेक्टर्स को एक टाइम पे शो करती हैं, जैसे खाना, रेस्पायरेशन, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, बॉडी मूवमेंट, ग्रो एंड डाई. ठीक है. लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं वो एट ए मोमेंट ये चीज़ें शो नहीं करते. Do we always found that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? जो लिविंग बींग्स होंगे वो इन कैरेक्टर्स को शो करेंगे, जबकि जो नॉन लिविंग होती है वो केवल कुछ ही कैरेक्टर्स को एक बार में शो करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस ए लिटिल बेटर लेट अस लुक एट ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल. कोई सीड है जैसे मूंग, वो लिविंग है. इट कैन स्टे इन द शॉप फॉर मंथ्स एंड डोंट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. जैसे दालें होती हैं वो पड़ी रहती हैं, कुछ महीनों तक पड़ी रहती है, तो क्या वो ग्रोथ शो करती हैं? नहीं, उनके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होती. वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल. और जैसे ही हम इसको सॉइल में ग्रो करते हैं, पानी देते हैं और धूप लगती है, तो ये पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसको खाना भी चाहिए, ये एक्सक्रीट भी करेगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा. There can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics. What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. अपने हाथ जो हैं उनको गेहूं के उसमें ढेर जो है उसमें पुश करो. क्या वो अंदर से गर्म है? There is some heat being produced inside the sack of wheat. गेहूं के दाने, जहाँ गेहूं के बोरे बहुत भरे रहते हैं, अगर आप उसमें अपना अंदर हाथ डालेंगे तो वो बहुत गर्म होता है, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और इस प्रोसेस में वो कुछ हीट जो है उसको रिलीज करते हैं. रेस्पायरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि सीड्स में होती है, जब कुछ लाइफ प्रोसेस जो है वो उसमें एक्टिव होती हैं. बेसिकली गेहूं के दाने जब एक बोरे में भर के रखे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं. ये जो रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है उसमें कुछ प्रोसेस एक्टिव होती है जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है और वो हीट रिलीज करते हैं. इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन देन व्हाट इज लाइफ. लाइफ इज ब्यूटीफुल. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं. स्टिमुलस जो होता है जिसको देख के हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे खाना है, पानी है, कांटे हैं. रेस्पायरेशन होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं. रिप्रोडक्शन होता है जब हम अपने ही जैसा क्लोन या अपने ही जैसी प्रोजेनी को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. लिविंग बींग्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो ग्रो करते हैं. हैबिटाट जो होता है जहाँ पे सारे एनिमल्स जो है, प्लांट्स जो है वो रहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हैबिटाट.
ग्रोथ जो होती है जब धीरे धीरे आपका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। लेट सपोज ये सीड है, ये धीरे धीरे प्लांटलेट बना और फिर ट्री बना। एक्सक्रीशन होता है जब हम बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, प्लांट और एनिमल्स बायोटिक कंपोनेंट हैं। एक्वेटिक हैबिटाट होता है जहाँ समुद्र के अंदर या लेक्स के अंदर प्लांट और एनिमल्स ग्रो करते हैं। अडेप्टेशन होता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब आप उस एनवायरनमेंट को धीरे धीरे अपना पार्ट बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटाट। बिल्कुल सही बात है, जहाँ प्लांट और एनिमल्स रहते हैं। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटाट। कुछ प्लांट और एनिमल्स सेम हैबिटाट शेयर करते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हो गया और एक्वेटिक हो गया। The presence of specific features and habitats which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या फिर हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल जो है वो एक पर्टिकुलर हैबिटाट में ग्रो कर पाता है, उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन। देयर आर मेनी टाइप ऑफ हैबिटाट्स, दीज मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक। जो हैबिटाट होता है वो बहुत टाइप का होता है, लेकिन अगर ब्रॉडली इसको डिवाइड करें तो एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, एक एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक मतलब पानी में और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटाट। जो अलग अलग हैबिटाट्स होते हैं उनमें बहुत सारी वेराइटीज़ प्रेजेंट होती हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं बिकॉज दे ब्रीथ, दे ग्रो, दे एक्सक्रीट। रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे नीड फूड, दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, दे रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, दे रिप्रोड्यूस, दे ग्रो एंड दे शो द मूवमेंट। अगर एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट ना हो तो जो प्लांट और एनिमल है वो डेड हो जाएंगे। व्हाट इज़ हैबिटाट? हैबिटाट क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो दोनों साथ में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन करते हैं। एक होता है एक्वेटिक हैबिटाट और एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड और एक्वेटिक मतलब वाटर बॉडी, ठीक है। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट? इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो बहुत कम बॉडी से रिलीज होता है। इसका जो स्टेम होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि वो सक्यूलेंट होता है और कैसा होता है, ग्रीन कलर का। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटाट इज कॉल्ड अडेप्टेशन, ठीक है। जो अडेप्टेशन होता है वो एक स्पेसिफिक फीचर है जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल एक पर्टिकुलर हैबिटाट में रह पाते हैं। द हैबिटाट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है। जहाँ ज़मीन आ जाएगी जिस पे प्लांट और एनिमल्स रह रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल होता है। द हैबिटाट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर उसे हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटाट। सॉइल, वाटर एंड एयर जो ये क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ हैबिटाट। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है। विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग आर लिस्ट आर नॉन लिविंग? प्लो नॉन लिविंग है, मशरूम लिविंग है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। सीविंग मशीन नॉन लिविंग है, रेडियो नॉन लिविंग है, बोट नॉन लिविंग है, वाटर हाइसिंथ लिविंग है, अर्थवॉर्म लिविंग है, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ नॉन लिविंग थिंग का जो कि कैरेक्टरिस्टिक शो करता हो लिविंग थिंग्स के। जैसे कार हो गई आपकी, ठीक है, बस हो गई, ये क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ ए लिविंग थिंग? बटर नॉन लिविंग है, लेदर नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग, वूल नॉन लिविंग, इलेक्ट्रिक बल्ब नॉन लिविंग, कुकिंग ऑयल नॉन लिविंग, सॉल्ट नॉन लिविंग, एप्पल नॉन लिविंग एंड रबर नॉन लिविंग। एप्पल जो है वो लिविंग थिंग है, ठीक है। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे ब्रीथ, दे ग्रो एंड दे रिप्रोड्यूस। Explain why seed is important for survival in the grassland of animals that live there. There are few trees and places for animals to hide in the grassland habitat. जो स्पीड होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है जो ग्रासलैंड में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि जो लॉइन होता है वो कैसा होता है, लाइट ब्राउन कलर का। वो क्या करता है, अपने आप को घास के जो बड़े बड़े एरिया होते हैं उनमें छुपा लेता है और जैसे ही प्रे आता है उस पर वो अटैक कर देता है। तो इसके लिए जो हिरन है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। ओके गाइस, ये चैप्टर यहाँ पे डन हुआ। अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।